चलिए, तो कल एक क्वेश्चन दिया गया था कि प्रत्येक सेल के बीच टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करें, है ना। आप लोग तो कमेंट करके बताए नहीं, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सोल्व करने से पहले इसका एक नाम रख देते हैं ए बी सी डी। तो लूप ए बी सी डी ए में चलते हैं। लूप ए बी सी डी ए में, जैसा कि हम इससे पहले सेम क्वेश्चन ऐसा ही दिए थे, तो किरचॉफ के नियम से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो लूप ए बी सी डी ए में एक करंट का डायरेक्शन सोच लेते हैं। सपोज ये आई है, यहाँ से भी आई जाएगी, यहाँ से भी आई, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो देख रहे हैं R1 1 ओम, मेरा जो पाथ है वो ए से बी की तरफ है, और बट करंट का डायरेक्शन बी से ए है, तो माइनस में हो जाएगा, यानी -1I। यहाँ पे 1 ओम रेजिस्टेंस है और I धारा, तो -1I। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो पाथ मेरा C से D है, बट करंट D से C है, तो यहाँ पर भी -1I। इज इक्वल टू, अब देखते हैं E1 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो पाथ मेरा A से B की तरफ है और ये हायर से लोअर चल रहे हैं, तो ये -4 हो जाएगा। उसके बाद पाथ मेरा C से D है, हम लोअर से हायर चल रहे हैं, तो +3 हो जाएगा। -I -2I, -4 + 3 -1, माइनस से माइनस कैंसिल, I बराबर 1/2 यानी 0.5। I का वैल्यू क्या निकल गया, 0.5 एम्पियर। अब हम फाइंड करेंगे कि प्रत्येक सेल के बीच टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो जैसे हम सेल E2 की बात करें, E2 वाले सेल, दूसरा सेल की बात करें, तो ये सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, ये सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो 3 वोल्ट है, और ये सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो 4 वोल्ट है। देख रहे हैं, इसका प्लस इससे कनेक्ट है, माइनस इसका माइनस से कनेक्ट है। तो हमने कल बताया था कि अगर प्लस प्लस और माइनस माइनस एक दूसरे से कनेक्ट है और किसी हायर सेल से लोअर सेल को कनेक्ट कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में लोअर सेल चार्जिंग की कंडीशन में होती है, यानी ये सेल जो है करंट दे नहीं रहा बल्कि ले रहा, यानी सेल 2 जो है, सेल E2 चार्जिंग हो रही है। अब जब चार्ज होता है यानी कि धारा ले रहा, तो ले रहा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, E + IR। अब देखेंगे E का मान कितना है, 3 वोल्ट है, 3 प्लस I का मान 0.5 और R का मान कितना है, 1, तो 3 + 0.5 यानी 3.5, तो V का वैल्यू क्या आ गया, 3.5 वोल्ट। अब हम दूसरा देखें, तो दूसरा सेल जो है, यानी पहला सेल जो है E1, तो सेल E1 धारा दे रहा, ये धारा क्या दे रहा और ये धारा ले रहा, तो सेल E1 डिस्चार्ज हो रही है। तो जब डिस्चार्ज होता है तो V इज इक्वल टू E - IR। E का वैल्यू 4 वोल्ट माइनस I का वैल्यू 0.5 और R का वैल्यू 1, यानी 4 - 0.5, तो 4 - 0.5 क्या देगा, 3.5 देगा। तो ये V का वैल्यू हो गया और ये भी V का वैल्यू हो गया। एक आंसर ये, एक आंसर ये, यानी सेल फर्स्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 3.5 वोल्ट, और सेल सेकंड का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, सेल सेकंड का भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 3.5 वोल्ट। यानी कि ये पहले वाला सेल जो है, पहले वाला सेल डिस्चार्ज हो रहा और दूसरा सेल जो है वो चार्ज हो रहा। तो चार्ज हो रहा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, बढ़ गया, और ये डिस्चार्ज हो रहा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, वो घट गया, मतलब EMF घट गया। चलिए, तो कल वाला क्वेश्चन को आप उतार लीजिए। चलिए, तो आज का टॉपिक है सेलों का समूह, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो कभी कभी हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत अधिक धारा की आवश्यकता पड़ती
मीन्स परवल धारा की आवश्यकता होती है। तो उस परवल धारा को हम एक सेल से नहीं दे सकते हैं। एक सेल के पास उतनी ज़्यादा धारा नहीं होती है जिससे हम कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को चला सकें या फिर हैवी मशीन्स जो है वो मशीन को चला सकें हम। तो ऐसे कंडीशन में हमें सेलों के समूह की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि टॉर्च, तो टॉर्च का जो लाइट है उसको चलाने के लिए 6 वोल्ट की आवश्यकता है, बट हमारे पास जो सेल आती है वो लगभग 1.5 वोल्ट की आती है। तो 1.5 वोल्ट की सेल से हमें 6 वोल्ट का बल्ब को जलाना है। तो 1.5 वोल्ट का एक सेल लगाएंगे तो बल्ब जलेगा नहीं। तो इसके लिए हमें 1.5 वोल्ट की 4 सेल को अगर हम श्रेणी क्रम में सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दें, उसके बाद देखें तो बल्ब जल जाती है। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे कि कार का सेल्फ स्टार्टर जो है, वो सेल्फ स्टार्टर के पास को चलाने के लिए बहुत ही हाई करंट की आवश्यकता होती है और हाई करंट एक सेल से मिल नहीं पाएगा। तो वहाँ पर भी हमें सेलों के समूह की आवश्यकता होती है। तो सेलों के समूह से ही हम बड़े बड़े मशीन को चला सकते हैं। तो सेलों को हम 2 प्रकार से जोड़ते हैं, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। 1 बाई 1 करके हम पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल को, और देखेंगे कि कहाँ पे हम कब सीरीज में जोड़ेंगे तो किस कंडीशन में हमारा धारा का मान बढ़ जाएगा या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ का मान बढ़ जाएगा, किस कंडीशन में घट जाएगा ईएमएफ का मान, या किस कंडीशन में कुछ चेंजेस नहीं आएगा। ये सारा कुछ आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में हम सबसे पहले पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए हेडिंग लगा लीजिए फटाफट, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। चलिए, तो श्रेणी क्रम संयोजन में हम मान लो कि हमारे पास n सेल है और सभी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। मीन्स अगर इस सेल का ईएमएफ E है तो अगला सेल का भी ईएमएफ E ही है। और इस तरह से हमारे पास n सेल्स हैं। ये E है, ये भी E, ये भी E, ये भी E। यहाँ पे रेजिस्टेंस R, यहाँ पे रेजिस्टेंस R, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस R है ना। और ये n सेल है, यहाँ तक के n सेल है। और ये सारे सेलों के समूह को एक रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड जो भी है उस लोड से ला करके जोड़ देते हैं। सपोज ये लोड रेजिस्टेंस R है, हमारे पास n सेल हैं। कितने सेल हैं हमारे पास? n सेल हैं और सभी का EMF जो है E है। यहाँ पर भी EMF E, यहाँ पर भी EMF E, यहाँ पर भी EMF E, यानी n सेलों का EMF कितना है? E है। और सभी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R है ना। और सारे सेलों के समूह को हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी लोड रेजिस्टेंस R से ला करके जोड़ दिए। जो जो चीज हमने माना है इसको लिख लेते हैं कि मान लें कि EMF तथा R इंटरनल रेजिस्टेंस के n सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तथा इस समूह को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से जोड़ते हैं। तो हमने क्या किया, EMF वाला n सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है ना। तो टोटल इसका EMF कितना हो जाएगा तो देखते हैं। इसका EMF E, इसका EMF E, इसका EMF E, इसका EMF E, यानी इन सेलों में सभी का EMF कितना है? E है। E E E E इस तरह से E है।
यानी कि जो भी करंट यहाँ से इंटर करेगी वो इस सेल से होकर फिर इस सेल से एनर्जी लेकर के फिर इस सेल से एनर्जी लेकर के फिर इस सेल से एनर्जी लेकर यानी सभी सेल से एनर्जी लेकर के वो वापस इस लोड रेजिस्टेंस में एंटर करेगी। यानी टोटल इसका ईएमएफ जो है, टोटल ईएमएफ, तो टोटल ईएमएफ कितना हो गया इसका NE। एक सेल का ईएमएफ कितना है E, और जब हम N सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए तो टोटल ईएमएफ कितना हो गया NE। अब देखते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा, तो देख रहे R R R सब के सब श्रेणी क्रम में है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया NR, और उसके साथ ये R भी श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो ये वाला R और ये वाला R ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, तो NR प्लस R, ये R R श्रेणी क्रम में जुड़ा तो NR हो गया, और उसके बाद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो श्रेणी क्रम में साथ में जुड़ गया तो NR प्लस R हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस मिल गया, टोटल ईएमएफ मिल गया। अब देखते हैं करंट, इसमें कितना करंट सप्लाई कर रहा, तो करंट I इज इक्वल टू, तो I इज इक्वल टू NE, यानी E अपॉन R होता है, तो NE बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है NR प्लस R। तो जब हम श्रेणी क्रम में सेल को जोड़ देते हैं तो फाइनल करंट मुझे क्या मिलता है NE बाई NR प्लस R, ये करंट हमको प्राप्त होता है। अब देखेंगे हम एक सिंगल सेल के लिए, फॉर ए सिंगल सेल, एक सिंगल सेल के लिए करंट कितना होगा, तो सिंगल सेल के लिए करंट I इज इक्वल टू, देख रहे एक सेल तो इंटरनल ईएमएफ इसका E हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस R बाई R यानी R प्लस R। तो एक सिंगल सेल से होकर प्रवाहित होने वाली धारा I बराबर क्या है E बाई R प्लस R सिंगल सेल के लिए। बट हम जब श्रेणी क्रम में N सेल को जोड़ देते हैं तो करंट का मान कितना हो जाता है I बराबर NE बाई NR प्लस R। तो जब हम श्रेणी क्रम में बहुत सारे सेल को जोड़ते हैं तो करंट का मान I बराबर NE बाई NR प्लस R, और जब एक सिंगल सेल रखते हैं तो I बराबर क्या मिलता है E बाई R प्लस R। अब दोनों करंट में हम कंपेयर करते हैं कि क्या हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जब बहुत सारे सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो क्या सचमुच करंट का मान में परिवर्तन आता है, यानी करंट बढ़ जाता है या करंट घट जाएगा, इस चीज का हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, है ना। तो कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने के लिए हमें दो केसेस लेने पड़ते हैं, स्पेशल केसेस। तो एक केस हम फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में क्या लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं, केस फर्स्ट में लेते हैं कि R जो है बहुत बड़ा है स्मॉल r से, मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस का मान बहुत कम है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान बहुत ज़्यादा है। ऐसा हमने एक केस बनाया कि R इज ग्रेटर देन स्मॉल r, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि R जब बहुत बड़ा है स्मॉल r से तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले एक सिंगल सेल के लेते हैं कि कितना करंट आएगा, फॉर ए सिंगल सेल। तो सिंगल सेल के लिए देखेंगे, तो सिंगल सेल के लिए देखेंगे तो I बराबर E बाई R प्लस R, तो R तो नेग्लिजिबल हो गया R के कंपेरिजन में, कैपिटल R के कंपेरिजन में, तो बचा क्या E बाई R। तो I बराबर क्या मिल गया E बाई R, है ना। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के लिए, फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यानी कि सेलों के समूह के लिए देखते हैं। जब हम सारे सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए तब I बराबर क्या हो जाएगा, तो I बराबर NE रहेगा, NE बाई NR, तो अब 0 हो गया तो बचा सिर्फ क्या R, तो NE बाई R। तो हमने क्या रिजल्ट देखा कि अगर एक सेल रहता है, ऐसे कंडीशन में अगर एक सेल से देखें तो कितना धारा मिलेगी E बाई R, लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल लगा दें तो कितनी धारा मिलेगी NE बाई R।
मीन्स धारा जो है वो n टर्म्स जो है n गुना, मतलब धारा का मान बढ़ गया। धारा का मान कितना गुना बढ़ गया? n गुना बढ़ गया। पहले था E/R, अब कितना हो गया? NE/R। तो अगर हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दे और कंडीशन मेरा क्या हो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, मीन्स लोड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो और इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। इसको हम ऐसे करके लिख लेते हैं लैंग्वेज में कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान बहुत अधिक हो कंपैरिजन टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तब श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान n गुना बढ़ जाता है। मीन्स जितना सेल लगाएंगे उतना गुना धारा का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। कब? जब R बहुत ज़्यादा बड़ा हो स्मॉल r से। चलिए इसको पहले आप अच्छी तरीक़ा से लिख लीजिए। चलिए अब हम दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस लेते हैं कि जब R बहुत छोटा हो स्मॉल r से, तब फॉर ए सिंगल सेल, एक सेल के लिए एक सेल में देखते हैं कितना धारा प्रवाहित होगा। तो I इज इक्वल टू देखेंगे तो E, आप देख रहे हैं कि ये R ज़्यादा है और कैपिटल R क्या है? बहुत कम है, तो E/R मिला। I बराबर क्या मिला? E/R। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के लिए। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लिए देखेंगे तो देखते हैं उसमें धारा का मान बढ़ता है या घटता है। हम कंपेयर कर रहे हैं कि क्या श्रेणी क्रम में जोड़ने पे धारा का मान और ईएमएफ तो देख रहे हैं कि n गुना बढ़ गया है ना। एक सेल का ईएमएफ कितना है? E, लेकिन जब हम श्रेणी क्रम में जोड़े तो टोटल ईएमएफ कितना मिल गया? NE मिल गया है ना। तो फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लिए देखेंगे तो I इज इक्वल टू NE बाई कैपिटल R क्या है? 0 हो गया, नेग्लिजिबल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे? NR। तो N से N कैंसिल, तो I बराबर क्या मिला? E/R। I बराबर E/R। देख रहे हैं सिंगल सेल के लिए E/R, सेलों के समूह के लिए भी E/R। तो क्या हमें इस तरह के कंडीशन में अगर R बहुत ज़्यादा है और R बहुत कम है ना, सॉरी ये R बहुत ज़्यादा, स्मॉल r बहुत ज़्यादा है और कैपिटल R बहुत कम है, मीन्स एक्सटर्नल लोड जो है, एक्सटर्नल लोड का रेजिस्टेंस बहुत कम है ड्यू टू कंपेरिजन टू इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेरिजन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो लोड रेजिस्टेंस है उसका मान बहुत ज़्यादा रहे, तो क्या हम सेलों को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो कोई फ़ायदा होने वाला है? तो आंसर है नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। देख रहे हैं सिंगल सेल के लिए भी वही करंट E/R, अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स देख रहे हैं तो E/R, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। यानी कि धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब हम श्रेणी क्रम में ऐसे कंडीशन में जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जब कैपिटल R बहुत बड़ा है स्मॉल r से, तब हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में समूह, सेलों के समूह से, तो करंट का मान कितना गुना बढ़ जाता है? n गुना बढ़ जाता है। चलिए आप इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिए। चलिए तो अब देखते हैं हम समांतर क्रम संयोजन, सेलों का समूह का समांतर क्रम संयोजन। मीन्स सेलों को जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब देखेंगे करंट के मान में किस तरह से परिवर्तन आता है। तो लेते हैं सेल
ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसी तरह से हम लेंगे n सेल लेंगे, है ना। सभी सेलों को समांतर क्रम में जोड़ दिए, और समांतर क्रम में जोड़ने पर जो इसका टोटल करंट आएगा वो देखेंगे। चलिए फिर से मान लेते हैं कि सपोज सभी सेल का ईएमएफ सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, और बाहरी लोड हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगा दिए। जब हम समांतर क्रम में जोड़े तो इसमें करंट में कितना परिवर्तन आएगा, क्या करंट का मान बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कौन से कंडीशन में करंट का मान बढ़ेगा, कौन से कंडीशन में करंट का मान घटेगा, सब कुछ हमें देखना है। जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो धारा के मान में किस तरह से परिवर्तन आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो नेट ईएमएफ कितना होता है। उससे पहले हम मान लेते हैं कि मान ले कि ईएमएफ तथा आर इंटरनल रेजिस्टेंस के एन सेल आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं, है ना। तो एन सेल है और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर, सभी का ईएमएफ कितना है, स्मॉल ई, सॉरी कैपिटल ई, जो भी एप्टा, और सबको हम समांतर क्रम में जोड़ दिए। तो जब समांतर क्रम में जोड़ दिए तो कितना करंट का मान में परिवर्तन आएगा, उस चीज को फाइंड करना। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेट ईएमएफ क्या होगा। तो जो चार्ज यहाँ से एंटर करेगी और इस सेल से होते हुए जाएगी तो उसको कितना ईएमएफ से गुजरना पड़ेगा, ईएमएफ से, है ना। यानी कि यहाँ से जो चार्ज एंटर करेगी वो इस तरह से होते हुए, इस सेल से होते हुए वो क्या होगी, बाहरी लोड वाले रेजिस्टेंस पे आ जाएगी। तो जब इस सेल से होते हुए आती है तो वो कितना ईएमएफ लेके आएगी, ईएमएफ। उसके बाद जब देखते हैं कि ये वाला सेल से जब आएगी, जैसे हम इसका नाम रख दें अगर ए बी सी डी ई एफ, तो जो चार्ज सी डी वाले भाग से गुजरेगी तो वो इस सेल से सिर्फ होकर के गुजरेगी, और इस सेल के पास कितना ईएमएफ है, ईएमएफ। उसके बाद जो चार्ज एफ ई वाले सेल से गुजरेगी तो वो कितना एनर्जी लेके जाएगी, तो आंसर है कि ई एनर्जी लेके जाएगी। यानी कि हर एक चार्ज जब एक सेल से गुजरती है तो एक ही ईएमएफ के लेके आती है। यानी कि इधर से जब गुजरी तो ईएमएफ, इधर से जब गुजरी तो ईएमएफ, इधर से जब गुजरी तो ईएमएफ। यानी टोटल चार्ज जो है वो कितने ईएमएफ से जाती है, ईएमएफ से जाती है। बट श्रेणी क्रम में क्या था कि चार्ज सेल ऐसे लगा हुआ था, यहाँ पे है, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो चार्ज यहाँ से एंटर करती थी वो इस वाले सेल से, फिर इस वाले सेल से, फिर इस वाले सेल से, यानी यहाँ से ईएमएफ ई लिया, फिर ई, यानी सारा ईएमएफ जो है सब ऐड होते चला जा रहा था। यहाँ पे देख रहे हैं तो चार्ज केवल एक ही सेल से होकर गुजरती है, इसलिए उसका ईएमएफ क्या रहेगा, ई रहेगा। जब वो इससे गुजरेगी तो उसका ईएमएफ ई रहेगा, जब इससे गुजरेगी तो उसका ईएमएफ ई रहेगा। यानी नेट ईएमएफ में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो नेट ईएमएफ कितना मिल गया, आंसर है ई मिल गया, है ना। तो नेट ईएमएफ ई। उसके बाद देखेंगे इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो रेजिस्टेंस देखते हैं तो ये तीनों सेल को जब हम जोड़ते हैं आपस में तो ये तीनों सेल समांतर क्रम में जुड़ा हुआ, यानी ऐसे से एन सेल है और एन सेल जो है समांतर क्रम में जोड़े गए, और ये समांतर क्रम का टोटल जोड़ जो है वो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। मीन्स ये टोटल समांतर क्रम में, और इसका जो कुल समायोजन आएगा वो समायोजन जो होगा, कॉम्बिनेशन जो होगा वो इस रेजिस्टेंस के साथ में समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो हम देखते हैं टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस, ये सब सेल आपस में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R/N, है ना। समांतर क्रम में पढ़ते हैं आइडेंटिकल रेजिस्टेंस के लिए
R1 प्लस R2 प्लस R3 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरह से। तो आइडेंटिकल जब रहता है तो R/N, R प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान, N रेजिस्टेंस की संख्या, तो R/N प्लस ये वाला R, क्योंकि ये टोटल का समूह जो है, टोटल का जो समायोजन है वो इस रेजिस्टेंस के साथ में श्रेणी क्रम में है, तो R/N प्लस R। अब हम देखते हैं करंट, तो करंट कितना हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू E/R प्लस R, ये होता है। तो E बट R और स्मॉल r की जगह पे क्या है, R/N है। कैलकुलेशन कर देंगे तो NR हो जाएगा यहाँ पे, और NE/NR प्लस R, I बराबर, उसमें देखे थे श्रेणी क्रम में तो N स्मॉल r प्लस R था, कैपिटल R, यहाँ पे क्या है, N कैपिटल R प्लस R, ये I का मान निकल गया। अब सिंगल सेल के लिए देखते हैं, फॉर ए सिंगल सेल, तो सिंगल सेल के लिए देखेंगे तो I बराबर क्या आएगा, E/R प्लस R। तो सिंगल सेल के लिए I बराबर कितना मिला, E/R प्लस R, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के लिए क्या मिला, I बराबर NE/NR प्लस R। यहाँ तक के क्लियर है। अब हम कंपैरिजन करते हैं दोनों सेल में, दोनों करंट में कंपेयर करते हैं कि ये वाला करंट और ये वाला करंट किस में कौन ज़्यादा है। मीन्स जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या करंट का मान बढ़ता है या फिर घटता है। तो उसके लिए हमारे पास दो स्पेशल केसेस होती है, स्पेशल केस। फर्स्ट नंबर में क्या रहते हैं कि R जो है ग्रेटर देन स्मॉल r, तो R जब बहुत बड़ा है स्मॉल r से, तो फॉर ए सिंगल सेल, सिंगल सेल के लिए देखते हैं, तो सिंगल सेल के लिए देखेंगे तो I इज इक्वल टू E/, ये वाला R बहुत बड़ा है, ये वाला R नेग्लिजिबल, तो E/R, I बराबर E/R। करंट कितना मिला, E/R। अब देखते हैं फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो उसके लिए देखेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, तो आंसर है कि I बराबर NE/, R तो बड़ा है और स्मॉल r क्या है, नेग्लिजिबल है, तो NE/NR, N से N कैंसिल, तो I बराबर क्या मिला, E/R। तो देख रहे हैं कि जब हम एक सेल को जोड़ रहे थे तो भी करंट कितना मिल रहा था, E/R। जब हम N सेल को समांतर क्रम में जोड़ दिए तो भी कितना करंट मिल रहा है, E/R। तो क्या समांतर क्रम में जोड़ने से कोई फायदा हुआ, आंसर है कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। तो हमने जब समांतर क्रम में जोड़ा और कंडीशन क्या था कि R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से काफी बड़ा है, तो उस कंडीशन में समांतर क्रम में जोड़ने पर कोई करंट में परिवर्तन नहीं आता है, यानी जो सेम करंट था I बराबर E/R वही सेम करंट रह गया, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, करंट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस क्या होता है, R लेस देन स्मॉल r। तो इस केस में देखेंगे क्या होता है, तो सबसे पहले सिंगल सेल के लिए लेते हैं, फॉर ए सिंगल सेल। तो सिंगल सेल के लिए लेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, E/R, अब छोटा है और R क्या बड़ा है, तो E/स्मॉल r, I बराबर E/R मिला। फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लिए लेंगे तो देखते हैं I बराबर क्या आता है, NE/, R तो अब बड़ा है बट NR क्या हो गया, नेग्लिजिबल, तो NE/R। तो देख रहे हैं कि जब एक सेल था तो करंट कितना आया था, I बराबर E/R। जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है तो करंट कितना आया, NE/R। मीन्स करंट जो है N गुना बढ़ गया, EMF में कोई चेंजेस नहीं आया, है ना, EMF वही है। अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस है, EMF जो है वो EMF चेंज नहीं होता है, EMF सेम रहता है, बट करंट का मान बढ़ जाता है। कौन से कंडीशन में, जब इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा है
और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटा है, मीन्स बाहरी लोड का रेजिस्टेंस बहुत कम रहेगा और इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, तो उस कंडीशन में करंट का मान n गुना बढ़ जाएगा। यानी कि लिख सकते हैं कि धारा का मान n गुना बढ़ जाता है जब R लेस देन स्मॉल r, ये कंडीशन है। चलिए, तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में दोनों में हम लोग जोड़ लिए, दोनों में देख लिए कि कौन से कंडीशन में धारा का मान कब बढ़ेगा कब घटेगा, और आपको 1 बाई 1 करके अच्छे तरीक़ा से याद रखना है। चलिए, आज के लिए इतना ही।